अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद मुस्तहकम पोजीशन पर आ गई है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ अपने सियासी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के लिए उसको वजारतों में शामिल करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ यही नहीं, अब हुकूमत एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की और वाक़िफ़ाने हाल ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म की चौधरी निसार के साथ हालिया मुलाकात का मकसद भी यही था कि वो चौधरी निसार के ज़रिए तहरीक इंसाफ से मामलात को तय कर सकें। यही वजह है कि खबर गर्म हो रही है कि अब चौधरी निसार अनकरीब बानी PTI से मुलाकात करने वाले हैं। ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इस मुलाकात में बानी PTI को कायल किया जाएगा कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात के ज़रिए अपने सियासी मामलात का हल निकालें। और इस खबर की तस्दीक फवाद चौधरी भी कर रहे हैं। वो अपने एक बयान में कह रहे हैं कि बानी PTI और चौधरी निसार के दरमियान इस मुमकिना मुलाकात की कामयाबी पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है। अब फवाद चौधरी के इस बयान से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बानी PTI की मुमकिना डील के हवाले से कोई हलचल तो हो रही है। ज़ाहिर है खबर इसलिए भी गर्दिश कर रही है कि चौधरी निसार और बानी PTI में कुर्बतें बहुत पुरानी हैं और दोनों रहनुमाओं ने कभी एक दूसरे पर तनकीद भी नहीं की। और इस तनाजुर से भी शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से मुलाकात को देखा जा रहा है, क्योंकि हुकूमती हलकों का भी ये ख्याल है कि चौधरी निसार बानी PTI को मना सकते हैं। और यही बात एक तरह से फवाद चौधरी भी कर रहे हैं। लेकिन हम बात यह है कि बानी PTI हमेशा इस बात पर इसरार करते रहे हैं कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और वो हुकूमत के साथ किसी सूरत मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि बानी PTI का इल्ज़ाम है कि मौजूदा हुक्मरान मुबैना इंतखाबी धांधली के जरिए इक़्तिदार में आए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बानी PTI की इदारों से बातचीत करने के मौक़िफ़ से पार्टी के सीनियर रहनुमा इख्तलाफ कर रहे हैं। यही वजह है कि शाहमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत दीगर असीरान ने बानी PTI के नाम ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सियासी मसाइल का हल तलाश करने के लिए हुकूमत से बात की जाए। ख़त के ज़रिए बानी PTI को यह मशवरा दिया गया है कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की बजाय सियासी क़यादत से भी मुज़ाकरात की राह अपनाएं। इन रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि मौजूदा बहरानी सूरत हाल से निकलने के लिए बामानी सियासी मुकालमा नागुज़ीर है। अब जेल में कैद सीनियर रहनुमाओं का ख़त बानी PTI के बयानिए से इख्तलाफ को ज़ाहिर कर रहा है। बानी PTI कहते हैं कि वो हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे, जबकि जेल में कैद रहनुमाओं का मानना है कि अगर इस वक्त मुश्किल से निकलना है तो हुकूमत से बातचीत ज़रूरी है। जेल में कैद रहनुमाओं का ख़त लिखना इस बात की दलील भी है कि पार्टी रहनुमाओं में बयानिए को लेकर बेचैनी पाई जा रही है। ज़राए का कहना है कि जेल में कैद रहनुमाओं का ये ख़त पार्टी के कुछ ऐसे सरकर्दा रहनुमाओं की मुशावरत के साथ जारी किया गया है जो वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का मस्बत जवाब देना चाहते थे, लेकिन बानी PTI ने उनकी इस राय को मुस्तरद कर दिया था। अब सवाल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ अपनी सियासी अना से बाहर आकर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठती तो फिर किस ऑप्शन को इख्तियार करके अपनी मुश्किलात को ख़त्म या कम कर सकती है। सबसे बढ़कर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात की जंजीरों ने पार्टी को बांध कर रख दिया है। बयानिए में यकसुई का ना होना और पार्टी के अंदर बयानिए की भरमार ने तहरीक इंसाफ की सियासत को मफलूज भी किया है। यही वजह है कि बानी PTI की रिहाई भी मुमकिन नहीं हो पा रही। यहाँ तक कि अब पार्टी रहनुमाओं के इस ख़त पर भी पार्टी के अंदर से सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं और बानी PTI के अब तक जेल की सलाखों से बाहर ना आने पर एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। जैसा कि बैरिस्टर सैफ जुनैद अकबर पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि वो परेशान हैं क्योंकि वो बानी PTI की दी गई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे। अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो फिर घर बैठें और दूसरों को मौका दें। कि जुनैद अकबर साहब शायद कुछ परेशान हैं और शायद जो जिम्मेदारी इमरान खान ने उनको दी है शायद वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो परेशानी में अब और शायद उनको कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब याद हो बैरिस्टर साहब जुनैद अकबर को कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत गिराने की कोशिश की गई KP में तो फिर वो सियासत ही छोड़ देंगे। गंडापुर साहब का स्टेटमेंट भी आपके सामने लो, लेकिन मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं और पूरी कौम और पूरी दुनिया सुन ले इसको कि तुम्हारे में अगर जोर है, मैं तुम्हारी ताकत को भी चैलेंज करता हूं, तुम्हारी जोर को भी चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। हमारे माशाल्लाह टाइम टेस्टेड लोग हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, अली अमीन गंडापुर साहब के स्टेटमेंट से शुरू कर लेते हैं। वो हुकूमत से कह रहे हैं कि भाई वफाकी हुकूमत से कि हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश की तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। ज़ाहिर है वो टाइम एंड टेस्टेड है, वो अपने लोगों पर भी भरोसा कर रहे हैं। आप अब क्या स्ट्रैटेजी क्या है PTI की? KP की हुकूमत बचानी है और उसके लिए सर धड़ की बाजी लगानी है, या फिर वो रेजोल्यूशन वाला जो एक रास्ता था कि हम खुद असम्बलियाँ तहलील कर देंगे? तो ये नंबर गेम जोड़ तोड़ शुरू हो गया और फिर खबरें तो ये भी हैं कि हल्फ भी लिए जा रहे हैं अपने लोगों से कि वो फ्लोर क्रॉस नहीं करेंगे। तो व्हाट इज़ हैपनिंग सर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया भाई आपका। देखिए यार, बड़ी सिंपल सी बात है। जो केपी की हुकूमत है पीटीआई की, वो अवामी हुकूमत है। वो अवामी मैंडेट लेकर आई है। वो फार्म 17 के तहत नहीं आई हुई। वो 17 बंदों की हुकूमत नहीं है। वो पूरी 2/3 मेजोरिटी के साथ आई हुई है। और अभी आप देखेंगे जो अभी आज हालिया फैसले पे इम्प्लीमेंट हुआ है विद इन नो टाइम। जो ऐसी प्रेसिडेंसी बड़ी कम मिलती हैं आपको। पहले तो 12 जुलाई का फैसला हुआ साल हो गया, उसमें इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अभी तक नहीं हो सका। लेकिन ऑन द अदर साइड जो एक रिव्यू है जिसका फैसला भी अभी पूरी तरह नहीं आया, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो गया। स्पेशल सीट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो ये तो सारी चीजें दूरा कुश्ती तो सबको नजर आ रही है। अब इस दूरा कुश्ती में कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन होगा यार, एज अ कॉमन मैन की तरह बात कर रहा हूँ मैं, जो अवामी राय को छोड़ के, जो अवाम की पसंदीदा जमात को छोड़ के, जो उन लोगों के साथ खड़ा हो जाए कि जिनको ना घर से वोट मिली ना बाहर से वोट मिली, और वो बगैर वोट के जो है वो बगैर मैंडेट के, चोरी मैंडेट के तहत बैठे हुए हैं। और मैं इसकी बड़ा सिंपल एग्जांपल हर जगह देता हूँ कि मुझे आप लोग चैनल्स पे बुलाते हैं, मैं इमरान खान का नुमाइंदा हूँ। मैं हर खुशी गमी में, शहर में, गाँव में, जितना भी इस्लामाबाद का रूरल बेल्ट है, अर्बन बेल्ट है, वहाँ फिरते हैं। हम सब लोगों के पास जाते हैं, उनकी गमी खुशी में शरीक होते हैं। पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, मार्केट्स पे जाते हैं। बट ऑन द अदर साइड जिनको हमारे मुकाबले में जिताया गया, भाई वो किधर है? कभी देखे हैं बगैर स्क्वाड के, बगैर गार्ड्स के कभी वो पब्लिक पे आ गए हो? क्योंकि उनको पता है कि वो अवामी मैंडेट चोरी करके आए हुए, इसलिए वो पब्लिक को फेस अली नहीं बुखारी कर साहब, सकते। आपका एतमाद, आपका यकीन अपनी जगह पे, तो बट हैविंग सेड दैट, अली बुखारी साहब, हैविंग सेड दैट, ये घाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी करीब में खाया तो है ना। मतलब आपके अपने लोग आपको छोड़ के गए और फिर हुकूमत तब्दील हुई विद इन द पार्लियामेंट, जो कुछ हुआ। अब तो आर्टिकल 63A के तहत वहां पर जो आज़ाद लोग हैं वो अगर फ्लोर क्रॉसिंग करते भी हैं तो उन पे वो डिफेक्शन क्लॉज भी अप्लाई नहीं होती। तो वहां ये करना तो आसान है। ऐसे में भी आपको यकीन है कि लोग नहीं करेंगे? देखिए यार, बात यह है कि जब मुश्किल टाइम होता है ना तो बहुत से लोग छोड़ जाते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको मैं कहूँ जी कि 100% इंटैक्ट रहता है, ऐसे नहीं होता। जुल्फकार अली भुट्टो पे जब मुश्किल टाइम आया तो उनकी कोर कमेटी में 40 बंदे थे, 32 छोड़ के चले गए थे, 8 रह गए थे। हमारी तो आज भी कोर कमेटी 70 के ज्यादा लोगों पे मुश्तमिल है, मेरे समेत उसके अंदर। तो बात यह है कि लेकिन आप ये नहीं कह सकते, किसी के बिया पे आप कस्में तो नहीं खा सकते ना, लेकिन अपना ज़मीर, अपना एक ईमान होता है अपना। हमारा तो ईमान की हद तक इस पे बिलीव है यार। ना हमें अगर अल्लाह माफी दे, नाउज़ बिल्लाह, हमें कोई कहे झूठे अलफ उठाओ और झूठे कुरान उठाओ और 99 नाम अल्लाह के नीचे, उनके नीचे जाके बैठ जाओ, अगर इलेक्शन आ रहे हो वहाँ बैठ जाओ, कसम से हम उन लोगों में से नहीं है जो ये कर सकें यार। हम तो वो लोग हैं जो आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोलिटिकल लोग हैं, पोलिटिकल पार्टी के लोग हैं, और हक पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, लोगों के राइट की बात कर रहे हैं, सेल्फ प्रोजेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसी बात होती है तो इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। ये जाएंगे, ये रहें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या ना रहें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमरान खान जिसके सर पे हाथ रखेगा, जिसको टिकट देगा, वही एमएनए होगा, वही एमपी होगा। ये एक तो एक पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है ना, ये तो पब्लिक मासेस की बात अभी है। अभी तो अली बुखारी साहब, पार्लियामानी पार्टी के इजलास में जो पीटीआई के असीर रहनुमा हैं, उन्होंने जो खत लिखा उसकी डिस्कशन भी हुई और उसमें अभी मशवरा भी दिया जा रहा है कि एंगेज करना चाहिए, हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए। तो क्या अब ये साहिब राय है और आपको लगता है कि रास्ता यही है? देखिए यार, पॉलिटिकल लोगों को तो पॉलिटिकल गुफ्तगू ही करनी चाहिए ना। ये तो पॉलिटिकल बात ही होती है, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। अब बात यह है कि जो अंदर से खत लिखा गया, मैंने सारा पढ़ा, और हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, हमारी पार्टी के ताज हैं, वो शाह साहब अंदर हैं, चीमा साहब अंदर हैं, चौधरी जाज साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं। उन्होंने खत बिल्कुल ठीक लिखा, मैं उससे एग्री करता हूँ। उसके आखिर में उन्होंने लिखा कि चीफ पैटर्न ऑफ द पार्टी इमरान खान साहब को बताया जाए जाके, क्योंकि हमारी मुलाकात ही नहीं हो रही, हमसे बात ही नहीं हो रही, हमसे रब्ता ही नहीं हो रहा, कोई बंदा अंदर नहीं जा सक रहा, मेरे समेत अंदर जाना पाबंदी हुई है। तो जाके खान साहब को साथ डिस्कस किया जाए, उनको बताया जाए कि जी सूरत हाल ऐसे चल रही है और हम लोग भी ये चाहते हैं। और वैसे भी हमारा जो भी डिसीजन होता है, वो चाहे वो कोर कमेटी में हो, चाहे वो लीगल कमेटी में हो, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल कमेटी में हो, या हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस जो जेल में बैठे हैं उनकी तरफ से, वो सारा इमरान खान साहब के सामने रखा जाता था और उसके बाद डिसीजन फाइनल किया जाता था। तो ये तो हमारी मुशावरती अमल है, उसका हिस्सा है। पॉलिटिकल लोगों ने यार बात ही करनी होती है, गुफ्तगू शनीदी करनी होती है, कोई डंडे गोली नहीं मारनी होती, जो यहाँ 26 नवंबर को कर दिया। ये तो इनके माथे का कलंक है, ये सारी जिंदगी इनकी नस्लों के साथ भी जाएगा। क्योंकि बानी पीटीआई ने कहा ना कि एस्टैब्लिशमेंट से बात होगी, इस हुकूमत से बात नहीं होगी, इलेजिटिमेट हुकूमत है। तो आप कायल कर लेंगे बानी पीटीआई को कि बात तो हुकूमत से बात ये यार कि बात यह है कि बात पॉलिटिकल पार्टी से भी होती है और एक मुसलमान हकीकत है, एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की हकीकत है। बेनजीर भुट्टो साहबा ने जाके पाकिस्तान से बाहर मुशर्रफ साहब से बात की थी, काकड़ मुशर्रफ मियां साहब की तो लामहदूद मिसालें हैं, उनकी तो रोज होती हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल लोगों से गुफ्तगू करना चाहिए और जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के अंदर रह के मामला होने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ठीक, तो और इस पे बानी पीटीआई कन्विंस हो भी जाएंगे। अच्छा, अभी
शहबाज शरीफ साहब से जो लेकिन मुलाकात, ये तो अब मैं अंदर जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, अगर आप अंदर ही ना जाने दें ठीक। तो हुकूमत की पॉलिसी एक साइड पे हो के हम बात करें, दूसरी साइड पे आप कहें कि जनाब हम अंदर नहीं जाने देंगे, बात नहीं करने देंगे, तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, ये दो मुंह ठीक। से काम नहीं होता, मुंह तो एक ही रखना पड़ता है खबर यार। ये आ रही है ना सर कि चौधरी निसार अली खान साहब की जो मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हुई वो कोई ब्रेक थ्रू ला सकती है, और चौधरी निसार देखिए- क्योंकि इमरान खान साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, और जाहिर है वो क्या कहना चाहिए कि वो अपनी स्कूल लाइफ से लेके उसके बाद एचिसोनियन है दोनों, और आपस में उनका आपस में कोई ऐसा स्टेटमेंट्स भी नहीं है जो एक दूसरे के खिलाफ दिए हों, तो क्या वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं चौधरी निसार अली खान साहब? देखिए यार, बात ये चोई साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन हमारी पार्टी का ऐसा तो कभी भी नहीं रहे। वो खान साहब से जाती तल्लक जरूर होंगे, उनके साथ पढ़ते भी रहे होंगे, उनके साथ दोस्ती भी होगी, लेकिन वो ही वाज नॉट नेवर बिकम द पार्टी मेंबर ऑफ बिकम द मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सो बात ये है कि अगर वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, मियाँ साहब की पार्टी के साथ उनके रुआबत रहे हैं, थे और भी होंगे, आई डोंट नो। तो बात यह है कि ये तो अब या तो जोई साहब बता सकते हैं कि किस मामला पे बात हुए, या तो बता सकते हैं वज़ीर आज़म जो आपके सो कॉल्ड हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बता सकते हैं। मैं तो इस बात पे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उनको कभी भी खान साहब के साथ पॉलिटिकल बात करते हुए उनके घर में, उनके दफ्तर में नहीं देखा उनको पिछले 15-20 साल। ठीक। अली बुखारी साहब, देखिए अब जाहिर है कि पार्टी के लोग समझ रहे हैं कि मामला बातचीत से और सियासत में बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए, अक्रॉस द टेबल बातें होती हैं, लेकिन अब जब पीटीआई इस पे बात कर रही है और अगर कन्विंस भी कर लिया जाता है बानी पीटीआई को, तो अभी पीटीआई आप क्या इससे इत्तेफाक करते हैं कि पोजीशन ऑफ वीकनेस पे है? पहले पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे थी, और पोजीशन ऑफ वीकनेस पे जब आप होते हैं तो फिर बहुत सारी फिर जो दूसरी पार्टी है, दूसरा फरीक आपको डोमिनेट करता है। यार ऐसा तो कभी भी नहीं, वरना पीटीआई कभी पोजीशन ऑफ वीकनेस पे थी, ना आज है और इंशाल्लाह ना ही कल होगी, क्योंकि हम लोग डट के खड़े हुए हैं, जेलें काट रहे हैं, मारे खा रहे हैं। जो जेलें काटते हैं, मारे खाते हैं, वो पॉइंट ऑफ वीकनेस पे नहीं होते। पॉइंट ऑफ वीकनेस पे वो होते हैं जो बाहर एग्रीमेंट करके जाते हैं, भाग के जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। और हमारे पास तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है ना, पीपल्स पार्टी के साथ भी यही हुआ, इसके साथ जुल्फिकार अली भुट्टो हैंग हो गया, तो हैंग करने वाले आज कोई भी नहीं है, लेकिन वो तो मौजूद है। तो हम लोग तो जो मारे खाने थे, जो हमारे साथ होता था, वो तो हो चुका। नो, वी हैव नथिंग मोर टू लूज। आपने सब कुछ तो छीन लिया, अल्टीमेटली तो हमारा मैंडेट भी छीन लिया, तो अब हमारे पास लूज करने के लिए तो है कुछ नहीं, इसलिए हम तो दलेरी से खड़े हुए हैं। जो लूज करने के लिए अभी सब कुछ है वो तो गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि पावर कॉरिडोर वो यूज कर रहे हैं। और यहाँ तो वन पेज पढ़ते हुए तो यार मिनट नहीं लगता ना, 1 सेकंड में टर्न हो जाता है। जब टर्न हो जाता है तो फिर आपके अल्ले पल्ले तो है कुछ नहीं इनके, ना इनके पास अवाम है। हमारे पास तो अवाम थी ना, हमारे पास तो अवाम है, हम तो अवाम के साथ खड़े हैं। इनके पास तो वो भी नहीं है, इनको तो छुपने भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। और वैसे इनका ट्रैक रिकॉर्ड है मुस्लिम लीग का, जब भी मियाँ साहब पे टाइम आया तो ये 5-7 ही रह गए हैं, बाकी सारे के सारे लोग इनको छोड़ के भाग गए थे। ये आप जरा चेक कर लीजिएगा, 1 दफा भी नहीं, 2 दफा भी नहीं, 3-3 दफा इनके साथ ऐसे हुआ। लेकिन और अली जब बुखारी लीडर साहब, बन के अभी पाकिस्तान आए तो इनको कभी किसी ने रिसीव भी नहीं किया। अभी तो रिसीविंग एंड पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लग रही है, वो बेनिफिशियरी है इस सारी सिचुएशन की, और नंबर गेम में भी खासे तगड़े हो गए हैं विद इन द पार्लियामेंट भी सर। यार वो तो जब तगड़े नहीं थे तभी उन्होंने 26वीं अमेंडमेंट पूरी कर ली। 210 मेंबर्स बन रहे थे, 26वीं अमेंडमेंट गर्दन से पकड़ के लोगों के ऑक्सीजन रोक करा ली, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एवरीवन नोस कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। क्या आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। आप अपने कैमरामैन से पूछे, उसको ही पता होगा। स्टूडियो से बाहर लड़के से पूछे, उसको ही पता होगा व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो उस पे तो बात करने की जरूरत नहीं है। तो सर अब अगर उनके पास ज्यादा तादाद आ गई इतना है, सब कुछ करके कर ली तो अब 27वीं तो बड़ी आसानी से हो जाएगी। सर हो जाए ना, मैं कहता हूँ सर 8वीं तरमीम भी हुई थी किसी दौर के अंदर, 8वीं तरमीम के आज बाकियात भी नहीं बचे, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कोई काम करेंगे, कोई बात करेंगे, तो वो अंडू होगी, अभी नहीं होगी, 6 महीने बाद होगी, साल बाद होगी। ये नहीं हो सकता कि वो एज इट इज रहे और आपका सारा मुल्क का निजाम ही धर्म भरम हो जाए। तो फिर ये बादशाह तो है नहीं, मलकियत तो है नहीं, या आपने ये तो है नहीं कि आपकी एक सीएम जो है वो क्लियोपेट्रा क्वीन है, या वो विक्टोरिया क्वीन है, या वो एलिजाबेथ क्वीन है, कि वो बात कर रही हो तो किसी को इजाजत भी नहीं होगी कि एक बात कर सके, बोल सके। भाई हमने तो यहाँ असेंबलियों में देखा है कि फारूक लगारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था और मुस्लिम लीग की एक खातून रुकन थी, उन्होंने जाके उनके ऊपर चूड़ियां फेंक दी थी, लेकिन वो डीसीट भी नहीं हुए, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये तो ये फैक्चुअल पोजीशन है, हिस्ट्री की पोजीशन है, इसको आप कहीं चेंज तो नहीं कर सकते ना। लास्टली अली बुखारी साहब, 2 इस वक्त नैरेटिव्स हैं या ऑप्शंस हैं। देखिए, एक वो जो अलीमा बीबी कह रही है कि मुहर्रम के बाद तहरीक चलाएंगे, और दूसरा वो जो आपके जो पॉलिटिकल माइंड्स कह रहे हैं, जो जेल से लिख रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि एंगेजमेंट करें। तो दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा है जिसको पीटीआई को एक्सरसाइज करना चाहिए? जिसको इमरान खान हाथ रखेंगे वही ऑप्शन है भाई, वही फाइनल ऑप्शन है, वही पहला ऑप्शन है, वही आखिरी ऑप्शन है। तो जो इमरान खान साहब कहेंगे सर तस्लीम हम वही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसान अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस सारी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी केपी हुकूमत गिराने का इरादा रखती है, इसको सपोर्ट, फिर क्या पीपल्स पार्टी वफाक और सूबे के अंदर पंजाब में कैबिनेट को ज्वाइन भी करने जा रही है? ये सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही समेटेगी। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कादिर मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक और सूबे में पंजाब में काबीना को ज्वाइन करने का इरादा रखती है मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद? नहीं जी, बिल्कुल गलत खबर है आपके पास। न तो कोई मुशावरत हुई है, ना ये ज़ेर गौर है, न ऐसा कोई बातचीत हुई है हुकूमत के साथ। आपको याद दिलाता हूँ कि इससे पहले जो हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है, जहां हुकूमत में यानी काबीना में शमूलियत ना इख्तियार करना को वो बरकरार है। आगे चल के अगर CSC दोबारा मीटिंग बुलाती है और कोई फैसला करती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी न कोई बात ज़ेर गौर है, न कोई डिस्कशन हुई है। मंदोखेल साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत KPK में गिराने का इरादा रखती? नहीं, देखिए, गिराने का इरादा की बात की वजह है, आप आसिफ अली जरदारी साहब का सदारत से पहले जब वो रुकन कौमी असम्बली थे PTI के दौर में, आप वो तकरीर भी आवाम को सुना दें, जहाँ आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है ना, ये हम नहीं गिराएंगे, ये खुद गिरेंगे, ये अपने वजन से गिरेंगे। और तहरीक इंसाफ को पख्तूनख्वा में जो आपको माजी याद दिला दूँ, 2018 से पहले 18 लोग इनके लोटे बन चुके हैं। फिर पिछली हुकूमत PDM की हुकूमत में 24 लोग इनके लोटे बन चुके हैं। पंजाब असम्बली में 25 लोटे बन चुके हैं। अब भी यही इम्कान है, अगर वो लोटे बन गए तो यकीनन हुकूमत गिरेगी इनकी। तहरीक इंसाफ वैसे तो हल्फ ले रही है अपने लोगों से कि वो कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन वो तो ज़ाहिर है तभी होंगे ना कि जब दूसरी तरफ से कोई अट्रैक्शन होगी या कोई ऑफ़र होगी दूसरी तरफ से। तो क्या आपकी तरफ से कोई ऑफ़र है या जोड़ तोड़ हो रही है, नंबर गेम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप शौकत यूसुफजई जो इनके वजीर इत्तलात रह चुके हैं, वो मेरे साथ एक टॉक शो में उन्होंने कहा कि मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने हल्फनामा मांगा, जो कि मैं नहीं दिया है और मैं रिजल्ट पे नहीं दिया है। तहरीक इंसाफ के 30-40 लोगों का से हल्फनामा ले चुका है। ये यूट्यूब में ये मौजूद है। मेरे साथ शौकत यूसुफजई से गुफ्तगू हो, तो अगर उनने इलेक्शन से पहले जो है ना डिप्टी कमिश्नर को हल्फनामा दिया है, तो वो यकीनन डिप्टी कमिश्नर के हल्फनामे के तहत चलेंगे वो। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इंटरनली PTI यानी जो चीफ मिनिस्टर KPK है और उनकी पार्टी है, वो अपने लोगों से कोई ओथ ले रहे हैं कि आप इधर उधर नहीं होंगे। देखिए मलिक साहब, मैं तो आपको अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। शौकत यूसुफजई PTI की सीनियर रहनुमा है, उनकी गुफ्तगू का हवाला आपको दे रहा हूँ कि मुझसे मांगा, मैंने नहीं दिया डिप्टी कमिश्नर को हल्फनामा। 30-40 हमारे लोगों ने हल्फनामा लिए और वो MP MNA बन गए, तो मैं तो उनका हवाला दे रहा हूँ। तो अगर वो हल्फनामा मौजूद है तो यकीनन फिर वो जो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर जो कहेगा उसी तरह से चलेंगे वो लोग। और कभी इम्कान यही है कि तहरीक इंसाफ छोड़ जाएंगे और फिर ये वहाँ भेजा कि जो भी हुकूमत आएगी, वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अगले 1-2 महीने में पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो बरकरार रहेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और जाहिर है वो उसी सूरत में होगी, या तो PTI खुद डिसॉल्व कर दे या फिर नंबर गेम किसी तरीके से बरकरार रहे। लेकिन मंदोखेल साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का जाना विफाक को फेवर करेगा या फेवरेबल होगा? देखो, वफाक को फेवर करेगा या नहीं करेगा वो एक अलग बात है। अगर उनके खुद लोग बिक जाते हैं, वो लूटे बन जाते हैं और वो पुराने हल्फनामे के तहत वो चलेंगे, तो यकीनन तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत खत्म हो जाएगी। आप देखें, सिंध में जो तहरीक इंसाफ का हाल है वो आपके सामने, बलूचिस्तान में जो हाल है आपके सामने, पंजाब में वहाँ MPA तो है मगर इनकी हुकूमत नहीं है, तो वो हाल आपके सामने है कि वो 24 नवंबर को पंजाब से कितने लोग निकले थे। 15 करोड़ आबादी का सूबा है। और इसी तरह अगर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत नहीं रहेगी और सरकारी मशीनरी जो जिस तरह अली गंडापुर साहब इस्तेमाल करते थे वो नहीं रहे, तो यकीनन पख्तूनख्वा का भी हाल यही होगा जो बाकी सूबों का है। नहीं, लेकिन अगर हुकूमत जाती है देन दे हैव नथिंग टू लूज। अभी तो अली अमीन गंडापुर या दीगर के बारे में तासुर है ना कि वो हुकूमत बचाना चाहते हैं और उसमें को मसलहत से काम ले रहे हैं या किसी जगह पर विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। लेकिन अगर हुकूमत ही नहीं रहेगी फिर तो दे हैव नथिंग टू लूज। तंग आमद बजंग आमद, फिर तो सड़क पे आने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। आपको मोहतरम मैं दोबारा हवाला दूं, 26 नवंबर को पंजाब से कितने लोग निकले थे, बलूचिस्तान से कितने निकले थे, सिंध से कितने के जरूर आदाद शुमार तो ले लें। पुख्तनख्वा से इनके लोग निकले थे मगर वो सारी सरकारी मशीनरी सरकारी मुलाजमीन के साथ, और वो आपने देखा ना कि वो सरकारी मुलाजमीन जो मशीनरी के साथ आए थे, जो आज सैलाब का ये हाल है कि लोग बेयार और मदगार पानी की नज़र हो जाते हैं, वो मशीनरी तो सारे उन्हें इस्लामाबाद
उस जलसे जुलूस के लिए ले गई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इनके लोग टूट जाते हैं, इनके लोग जो है ना वो वफादारी चेंज कर लेते हैं, तो वहाँ हुकूमत नहीं रहेगी। जहाँ हुकूमत नहीं रहेगी तो उसकी वो सरकारी जो मशीनरी इस्तेमाल करने का हरबा तो वो खत्म हो जाएगा। तो फिर यही सूरत हाल होगी जो बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब में है। ठीक है कादिर बंदूखेल साहब, खबर ये भी है कि चौधरी निसार अली खान साहब खासे मुतहर्रिक है, शहबाज साहब से उनकी मुलाकात हुई है, जिसके बाद कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अडियाला जेल उनकी रवानगी या बानी पीटीआई तक को पैगाम रसानी ये भी मुमकिन है। ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखो, पैगाम रसानी हुकूमत क्या करेगी इमरान खान साहब के साथ मिलकर? आप मुझे बताओ कि इमरान खान का जो स्ट्रेंथ था या जो स्ट्रीट पावर था या जो लोग जोशीले थे, तो मैं तो आपको हवाला दे रहा हूँ कि 26 नवंबर में कितने लोग निकले थे बाकी सूबों से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि लेकिन मैं फिर भी इस बात की, आपकी बात की इस लिहाज से तायद करूंगा कि पीपल्स पार्टी हमेशा मुज़ाकरात पे यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात पे, सियासी डायलॉगबाजी पे जो है ना वो यकीन रखती है। वो तो पीटीआई है कि एम्पायर को उंगली ढूंढ रही है, मेरे ख्याल में आप तो फील्ड मार्शल की उंगली ढूंढ रहा होगा। तो ये सारी चीजें तो पीटीआई की रिवाज है, हमारा तो कोई नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आपके सख्त से सख्त मुखालिफ है उनके साथ भी आपकी बातचीत होनी चाहिए, ताकि बातचीत से जो सियासी मसाले है, मसले है या माशी है या दहशतगर्दी के मसले है, वो हर तरफ से हल हो सकते हैं, चाहे किसी भी तौर पर हो। ये आपकी बात दुरुस्त है ना कि पोजीशन ऑफ वीकनेस पे है पीटीआई, अब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे नहीं है कि अपनी डिमांड्स मनवा सके। तो अब अगर कोई पैगाम लेकर जाता है तो क्या लेके जाएगा? कि क्या कहेंगे खान साहब को? खामोश हो जाए, सियासत से कुछ देर के लिए आउट हो जाए, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि ज़ाहिर है कि अगर कोई ऐसा कोई डायलॉग होता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनली भी असीर रहनुमाओं का एक मैसेज गया बानी पीटीआई को, और फिर उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी में यह बात डिस्कस हुई है कि हमें हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए, डायलॉग से हल निकलेगा, अब इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो फिर क्या हुकूमत क्या कहेगी कि बैठ जाओ अभी खामोशी से? अभी कोई आपका अभी फिलहाल कोई पोजीशन स्पेस बन नहीं रही? यकीनन हुकूमत जो है ना इस वक्त अपर एंड के तौर पे बात करेगी। और आपको हलीमा बीबी का गुफ्तगू याद है कि आपको इमरान खान से क्या चाहिए, वो क्या लिख के दे दे आपको ताकि वो आप उनकी जान छोड़े, उनको जेल से रिहा कर दे। आजम स्वाति साहब कुरान आद पे लग के वो सारी यही गुफ्तगू करे थे। और इनके जो सियासी लोग हैं वो भी गोल मोल बात करके, मतलब वही है जो हलीमा बीबी और आजम स्वाति साहब फरमा रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन हुकूमत फिर उनके साथ यही करेगी कि मौजूदा जो असम्बली है उसको आप कबूल कर ले और मौजूदा सेटअप को आप कबूल कर ले, सियासी इंतशार से आप बचते रहें। आइंदा इलेक्शन में आप आइंदा इलेक्शन की तैयारी कर ले जो 2028 के आखिर में होगा। तो यही गुफ्तगू करेंगे हुकूमत, और क्या करेगी उसके साथ। ठीक, लास्टली कादिर बंदूखेल साहब, एक तासुर यह है कि इस लड़ाई में अचीव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है, ये बेनिफिशरी जो है नून लीग है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कैपिटलाइज कर रही है फिर, या फिर सारी बेनिफिट्स नून लीग के लिए ही? देखिए, बाज़ाहिर तो अगर आप देख लें इस वक्त कौमी असम्बली में नून लीग की 123 की तादाद हो गई है, पीपल्स पार्टी 74 है। तो मैं समझ रहा हूँ कि यकीनन मुस्लिम लीग नून को एक वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। और फिर उसके बाद अगर सारी जो मौजूदा सियासी पार्टियां हैं जो हुकूमत में हैं, वो अगर मिल के तो 2/3 मेजॉरिटी उनको हासिल हो गई है। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब ये कि वो कौमी असम्बली में या आइन में कोई भी तरमीम करने की पोजीशन में है। तो अगर ऐसा न हो कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो और हुकूमत को ऐसी सख्त कवानीन लाए जो कि तहरीक इंसाफ का बाकी जो सिलसिला है वो भी ख़त्म हो जाए। मैं अर्गिज़ इसकी हिमायत नहीं करता हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ यकीनन फिर हुकूमत जो ना दूसरी तरफ जाएगी, सख्त से सख्त इक़दाम की तरफ। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह जेल से पीटीआई के रहनुमाओं ने खत लिखा, जिस तरह हलीमा बीबी का आपका बयान है, जिस तरह आजम स्वाति साहब का है, तो मुझे यकीन है कि पीटीआई जो माजी में जिस तरह वो एक शर्त रख रही थी, जिस तरह उनका एक बयानबाजी था, उनसे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर खान बंदूखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ अदलिया में कशीदगी बतदरीज बढ़ती दिखाई दे रही है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी और तकर्रुरी केस में फैसले के बाद अदलिया में तकसीम और भी ज्यादा बढ़ रही है। और अब एक बार फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जजेस की सीनियरिटी के तयन के तरीकाकार पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिखा है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदर की जानिब से सीनियरिटी के अज़ खुद तयन पर सवालात उठाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सदर पाकिस्तान को सीनियरिटी के तयन से कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करनी चाहिए थी, जो आइन के आर्टिकल 200 के तहत लाजमी करार दी गई है। खत में कहा गया है कि सदर ममलिकत ने जल्दबाजी में मुशावरत के बगैर सीनियरिटी का तयन खुद ही कर दिया, जो न सिर्फ कानूनी सवालात को जन्म देता है बल्कि अदालती आज़ादी के उसूलों से भी मुतसादिम है।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी वाजे किया है कि यह मामला पहले ही एक इंट्रा कोर्ट अपील में जेर समाअत है, लिहाजा इस पर किसी हतमी फैसले से गुरेज करना चाहिए। ज़राए के मुताबिक ख़त में जस्टिस मंसूर ने अपनी राय देते हुए कहा है कि मेरी राय देते हुए सदर ममलिकत को सीनियरिटी तय करने से कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करना लाजिम था, और अब जजेस की सीनियरिटी के तयन के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से सेक्रेटरी कमीशन को लिखा गया यह ख़त एक अहम आइनी और इदारा जाती बहस को जन्म देता है। एक और काबिल गौर पहलू यह है कि इस मामले पर अदलिया के अंदर से आवाज़ उठना खुद एक अलामत है कि इदारे के अंदर राय का इख्तलाफ मौजूद है। जमहूरी माशरों में इदारों के अंदर इख्तलाफ राय एक सेहतमंद अमर समझा जाता है, बशर्ते कि वो इख्तलाफ कानून और आइन के दायरे में रहकर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त इसी जाविये से देखा जा सकता है जहाँ वो इदारे के अंदर एक मौक़िफ़ को कानूनी बुनियाद पर उजागर कर रहे हैं, लेकिन जब तक अदालत खुद इस पर कोई वाज़ेह तशरीह या हुक्म नहीं देती किसी भी फरीक के मौक़िफ़ नहीं कहा जा सकता। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। बजट के असरात मुतवस्सित तबके पर पड़ना शुरू हो चुके हैं और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान में मोटरसाइकिल्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक बार फिर अपनी मोटरसाइकिल्स की कीमतों में इजाफा कर दिया। यह इजाफा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से माली साल 2025-26 के वफाकी बजट में मोटरसाइकिल इंजन की दरामद पर आयद की गई 1% कार्बन लेवी के बाद किया गया है। कंपनी की जानिब से यह कहा गया है कि यह इजाफा खाम माल पर जो अखराजात आ रहे हैं, जो पुर्जाजात हैं, उसकी लागत में इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है, जो कि नए टैक्स की वजह से मज़ीद महंगे हो गए हैं। अब यही वजह है कि मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी वफाकी बजट की मंजूरी के बाद एक मरतबा फिर अपनी मोटरसाइकिल्स की कीमत में 2000 रुपये से 6000 रुपये तक का इजाफा किया है। मोटरसाइकिल्स की कीमतों में ये इजाफा गुज़श्ता रोज़ से नाफिजुल अमल हो गया है और अब कंपनी की सबसे मकबूल मॉडल CD70 2000 रुपये इजाफे के बाद 1,59,900 की हो गई है। इसी तरह CD70 और ड्रीम की कीमत 2000 रुपये इजाफे के बाद 1,70,900 रुपये हो गई है, जबकि होंडा की जो कीमत है वो 3000 रुपये का इजाफा उसमें किया गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 2,11,900 रुपये हो गई है। फिर CG125 की कीमत 4000 रुपये इजाफे के बाद 2,38,900 रुपये तक जा पहुंची है। मोटरसाइकिल महंगे मॉडल्स पर कीमतों का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, जैसा कि मॉडल CB125F की कीमत में 6000 रुपये का इजाफा हुआ है और इसकी नई कीमत 3,96,900 रुपये हो गई है। फिर होंडा के मॉडल CB150F 4,99,900 रुपये और CB150F स्पेशल 5,03,900 रुपये हो गई है। अब हुकूमत ने बजट 2025-26 में माहौल दोस्त पॉलिसी को फ़रोग़ देने के कई इक़दाम किए हैं, जिनमें कार्बन लेवी भी शामिल है। इस लेवी का मकसद फ़ज़ाई आलूदगी को कम करना और इंडस्ट्रीज़ को माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज़ अपनाने की जानिब तरगीब देना है, लेकिन इस इक़दाम के बराह रास्त असरात मोटरसाइकिल साज कंपनीज़ पर पड़े हैं, ख़ास तौर पर उन कंपनीज़ पर जो पुर्जाजात और इंजन्स बैरून मुल्क से दरामद करती हैं। होंडा मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी भी इन्हीं कंपनीज़ में शामिल है जो अपनी पैदावार के लिए बैरून मुल्क से मुख्तलिफ पुर्जाजात मंगवाती है। इसलिए कार्बन लेवी ने उनके पैदावारी अखराजात में इजाफा कर दिया है, जिसका बोझ अब सारिफीन पर मुंतकिल किया जा रहा है। बिलाशुबा मोटरसाइकिल की कीमतों में हालिया इजाफे से आम सारिफ शदीद मुतासर होगा, ख़ास तौर का जो मोटरसाइकिल को रोज़मर्रा के सफ़र के लिए इस्तेमाल करता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है। दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुका है। आज के दौर में स्मार्टफोन ना सिर्फ राब्ते का ज़रिया है बल्कि हमारे रोज़मर्रा के बेशतर कामों का मरकज़ भी बन चुका है। लोग फ़ोन के ज़रिए सोशल मीडिया चलाते हैं, बैंकिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तस्वीर लेते हैं और दीगर दर्जनों अहम नौइयत के ज़ाती मामलात निपटाते हैं। लेकिन जहाँ मोबाइल फ़ोन्स ने ज़िंदगी को आसान और तेज़ तर बनाया है, वहीं एक अहम पहलू मुसलसल तशवीश का बाइस बन रहा है और वो प्राइवेसी का बतदरीज खात्मा है। जैसे कि जदीद टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगियों में सहूलतें तो बहुत दी हैं, लेकिन इस सहूलत के बदले में हमने अपनी निजी ज़िंदगी के कई हिस्से दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर मुख्तलिफ ऐप्स और सिस्टम्स के सुपुर्द कर दिए। अब जैसा कि मोबाइल फ़ोन्स में नस्ब जदीद कैमरे, लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स, माइक्रोफोन्स और मुस्तकिल इंटरनेट कनेक्शंस ने हमारी ज़िंदगी के बेशतर लम्हात को काबिल निगरानी बना दिया है। माहिरीन के मुताबिक हम जिस वक्त जहाँ भी होते हैं, कोई ना कोई डिजिटल आँख या कान हमारी मौजूदगी, हरकत, दिलचस्पियों और हत्ता के जज्बात तक का रिकॉर्ड मुरतब कर रही होती हैं। इस ख़तरनाक सूरत हाल की सबसे नुमाया मिसाल हमारे फ़ोन्स के फ्रंट कैमरास हैं और फिर माइक्रोफोन्स हैं। कई माहिरीन का मानना है कि ये कैमरे और माइक्रोफोन्स बग़ैर इत्तला के भी फ़ाल हो सकते हैं और सारिफ की ज़ाती गुफ्तगू, हरकत और सकनात को और तस्वीरें खुफिया तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही वजह है
कि बॉट से स्मार्टफोन्स सारिफीन की एक बड़ी तादाद अपनी प्राइवेसी को लेकर फिक्रमंद नजर आती है। उनकी सबसे बड़ी तशवीश ये है कि कहीं उनका मोबाइल फ़ोन उनकी जासूसी का जरिया न बन जाए। इस तशवीश में मज़ीद इजाफा उस वक्त होता है जब हम देखते हैं कि आए दिन खबरें सामने आती हैं कि किसी सारिफ की ज़ाती तस्वीर या वीडियोज़ लीक हो गई हैं या उसके डेटा तक किसी ने गैर कानूनी तरीके से रसाई हासिल कर ली है। सोशल मीडिया पर मौजूद लाखों प्रोफाइल्स जिनमें लोग अपनी ज़ाती मालूमात, तस्वीर, मकाम और रवाबित शेयर करते हैं, दरअसल हैकर्स, ब्लैकमेलर्स और दीगर साइबर मुजरिमान के लिए एक खुली दावत साबित हो सकती है। सारिफ की लाइल्मी, सिक्योरिटी के हवाले से लापरवाही और एप्लीकेशंस को दी जाने वाली गैर ज़रूरी इजाज़तें इस खतरे को मज़ीद बढ़ा देती हैं। अफसोसनाक पहलू ये है कि अक्सर सारिफीन इन खतरात से बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं या फिर अगर वाकिफ़ हों भी तो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन को निजी लम्हात में भी अपने साथ रखते हैं जहाँ कैमरे की मौजूदगी एक संगीन प्राइवेसी खतरा बन सकती है। मज़ीद ये कि बेशतर सारिफीन मुख्तलिफ ऐप्स को बिला सोचे समझे तमाम इजाज़तें दे देते हैं जिनमें कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टेक्ट्स, मैसेजेस और लोकेशन तक की रसाई शामिल होती है। हालांकि इनमें से कई ऐप्स को इन इजाज़तों को वाकई ज़रूरत नहीं होती है और ये तमाम अवामिल मिलकर एक खौफनाक हकीकत को जन्म देते हैं। हमारी प्राइवेसी अब पहले जैसी महफूज नहीं रही। डिजिटल दुनिया में दाखिल होते वक्त हमने अपनी हिफाजत के कई उसूल या तो सीखे नहीं है या फिर उन्हें अहमियत ही नहीं दी है। आज सूरत हाल ये है कि हम में से अक्सर अफराद अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा एक ऐसी स्क्रीन के सामने गुजारते हैं जो सिर्फ राब्ते का ज़रिया नहीं बल्कि दो तरफा मशीन है जो जितना हमें दिखाती है उतना ही हमें देखती भी है। ऐसे में सारिफीन की ज़िम्मेदारी है कि वो स्मार्टफोन्स और ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ बुनियादी उसूलों का ख्याल रखें। सिर्फ मुसद्दिक़ा और महफूज ऐप्स डाउनलोड करें, ऐप्स को सिर्फ ज़रूरी इजाज़तें दें, फ़ोन में जो वायरस या सिक्योरिटी एप्लीकेशन है वो ज़रूर इस्तेमाल करें और कैमरा और माइक्रोफोन की इजाज़तों पर नज़र रखें और ज़रूरत ना हो तो इन फीचर्स को ऑफ रखें। और माहिरीन तो अब ये भी कह रहे हैं कि जो मोबाइल फ़ोन का फ्रंट कैमरा है उसको पोशीदा रखना चाहिए या उस पर टेप होनी चाहिए और सिर्फ उसी वक्त जो है वो टेप हटाई जाए या पर्दा हटाया जाए कि जिस वक्त उसकी ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।